गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकरेंस से लेकर के हमारे लास्ट टॉपिक तक इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर आल्सो नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्स जो कि अवेलेबल होते हैं नेचर में इन फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल एंड फॉरेस्ट, और ह्यूमन बींग्स के द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको लिख दो फुल मार्क्स। अच्छा, मैनी ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज example water are essential for survival of human beings and form the base of the development of a country। अब ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? एक बेस, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए हमारी मदद करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। अच्छा, रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्स जो कि हमारे अब वो रिसोर्सेज जो कि मैन मेड होते हैं और इंसान अब खुद बनाता है उनको अपने नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बोलते हैं हम मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स। अब देखो इसमें बहुत कम ही नेचुरल रिसोर्स का इसमें नेचुरल रिसोर्स का ही यूज़ होता है, पर रोड्स, बिल्डिंग्स और मशीन्स ये लोग को हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके मैन ने बनाया है, ठीक है। These resources are essential for us, but they are also developed from natural resource। जैसा कि मैंने बताया, ये बनते तो नेचुरल रिसोर्सेज से पर कंसिडर्ड किए जाते हैं मैन मेड रिसोर्सेज में। द क्वालिटी of the and the quantity of people of a country determine its human resources healthily and well educated people contribute to their respective societies in positive way. Malnourished and illiterate people, on the other hand, can't contribute much to their respective societies. Human resources are well developed in Japan as well as people are skilled and technically developed. African nations, in spite of being rich in resources, are less developed. Most of the people are unskilled and illiterate। अब इस पैराग्राफ में हमें एक बहुत ज़रूरी बात बताई गई है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसकी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो डिटरमाइन कौन करता है? पीपल ऑफ कंट्री, मतलब उस देश में जो रहने वाले लोग हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं कि उनका ह्यूमन रिसोर्स कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अब देखो, हेल्दी एंड वेल एडुकेटेड पीपल, अब जो लोग हेल्दी हैं और वेल एडुकेटेड हैं वो लोग अपने रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़ में बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। पर जो मैल नरिश एंड इलिटरेट पीपल है, यानी कि जो अनपढ़ हैं और मैल नरिश्ड है, वो लोग कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते अपने सोसाइटी को, क्योंकि वो लोग तो पहली बात इलिटरेट है, अनस्किल्ड है और वो लोग मैल नरिश्ड भी हैं तो काम नहीं कर सकते। अफ्रीकन नेशंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच इन रिसोर्सेज, तो जो अफ्रीकन नेशंस है ना उनके पास बहुत भारी मात्रा में रिसोर्सेज है पर वो लोग उनको डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अनस्किल्ड लोग हैं वहाँ के और इलिटरेट लोग हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर चलिए पढ़ते हैं इसको। अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ कंट्री विच आर नॉट फुल्ली ट्रैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। ये वाला कई लोग को समझ नहीं आता है, बता दो एक बार। अवेलेबल रिसोर्स, ठीक है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक कंट्री में और वो लोग फुल्ली ट्रैप्ड नहीं हैं, आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि उसको हम आराम से निकाल सकते हैं, उनको निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ हिमालय एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर।
ये जो पेट्रोलियम है जिससे हम गाड़ियाँ चला सकते हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं? जो पुराने सेडिमेंटरी रॉक होते हैं ऑफ हिमालयाज, हिमालय में जो पुराने सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं उनसे हम पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं पानी को गिरा करके। द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, द पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड डिटेल्ड सर्वे। अब जो पोटेंशियल रिसोर्स है उनको चाहिए एक डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब उनका जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है उसको एस्टिमेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सर्वेस करने होंगे। प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ by the US Geological Survey suggests that the Arctic seabed may hold much as 25% of the world's undiscovered oil। यानी कि जो अंटार्कटिक का जो सी बेड है वो 25% वर्ल्ड का अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व है। बाय वन एस्टिमेट 400 बिलियन बैरल्स, देख लो, बाई एन एस्टिमेट 400 बिलियन बैरल्स ऑफ एन ऑयल। ठीक है, ऑयल के 400 बिलियन बैरल्स माइट लाई ब्रेंथ द एंटार्क्टिक सी बेड। ठीक है, द एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव। अब देखो यार, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल रिसोर्स ख़त्म हो गया, पर हम यहाँ से समझे क्या एक्चुअली में कि पोटेंशियल रिसोर्स ये होता है कि जो एक कंट्री में अवेलेबल होता है और ट्रैप्ड नहीं होता है। और हमने एग्जांपल क्या देखा पेट्रोलियम का, कि जो कि हमें मिलता है पुराने सेडिमेंटरी रॉक्स जो कि हिमालयाज में पाए जाते हैं, और हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी को गिरा करके पानी की फोर्स से हम बना सकते हैं। द पोटेंशियल रिसोर्सिंग एंड नीड डिटेल, और हम थोड़े बहुत सर्विस कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो किस क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में पाए जा सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने एस्टीमेट किया है कि जो आर्टिक सी बेड है वहाँ पे 25% जो वर्ल्ड का अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस है उसका वो रिजर्व है, और वहाँ से अराउंड 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है। द एक्चुअल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव बीन थॉरोली सर्वेड एंड आर क्वांटिटीज हैव बीन असर्टेड। अब भाई पोटेंशियल रिसोर्स में हमको पता नहीं था कि कौन सा क्वालिटी है क्या है, पर एक्चुअल रिसोर्स में हमने उसको थॉरोली सर्वेड करने के बाद और उसकी क्वांटिटी को हमने एकदम फुल्ली असाइनेटेड करने के बाद हमको पता चल जाता है कि ये एक एक्चुअल रिसोर्स है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपके रूम में कुछ रख दिया, ठीक है, और आपको पता नहीं है वो क्या है, तब तक वो आपके लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स है। पर अगर आप उसको जाके देखते हो, उसका सर्वे करते हो, तब वो एक एक्चुअल रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, अच्छा, द एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया हैज़ 25.9 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व। अब क्या है कि द एक्सप्लोरेशन, अब जो एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ एक्चुअल रिसोर्स है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, और उसका एक एग्जांपल हमें क्या दिया गया है कि जो सऊदी अरेबिया है ना, उसने अपने रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा सर्वे किया थॉरोली और उनके क्वांटिटी को और सर्टेन कर दिया है, जिससे हमें पता चला है कि वो 25.9% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व अकेले सऊदी अरेबिया के पास है। ठीक है, कि देख के हैरान होने की बात नहीं है, इंडिया भी सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट कराता है ऑयल। अच्छा, नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होने वाला है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, इसको हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इट मीट्स the needs of the present without compromising the needs of the future generations। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जो डेवलपमेंट जब हम करते हैं ना बिना नेचर को डैमेज किए
और हमारा भी डेवलपमेंट होता है, नेचर को कोई डैमेज नहीं होता है, और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स है ना, उनका कोई नीड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। Overuse of many valuable resources can lead to degradation or deterioration in quantity, for example, soil, land, water resources. Therefore, it is essential that we use all the renewable resources judiciously, minimize the depletion of natural resource, conserve the varied species. अब ये हमको क्या बताया जा रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज है ना, जो कि वो है लिमिटेड क्वांटिटी में अर्थ सरफेस पे, और उनका जो ओवर यूज़ है वो क्या हो सकता है, हमारे लिए भारी पड़ सकता है और डिग्रेडेशन और डिटोरेशन कर सकता है। और उन लोगों का क्वांटिटी अगर कम हो गया, फॉर एग्जांपल सॉइल का, लैंड का, वाटर का, देयर फोर इट, तो उनको, तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन के साथ साथ हमारा जनरेशन भी बर्बाद हो जाएगा। सो उनको कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बार बार उनको रिन्यू करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज बंद कर सकते हैं। और कंसर्व, और हम लोग जो वैरिड स्पीसीज़ है जिनका धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको। अच्छा, नेक्स्ट हमें पढ़ाया जा रहा है, द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स। द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री ऑफ लाइक इंडिया। क्या है कि द रिसोर्स का जो यूज़ है ना वो वैरी करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, ठीक है। और ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल ह्यूमंस, अब अगर टेक्नोलॉजी और स्किल ह्यूमंस की वजह से जो हमारा जो रिसोर्स है वो बहुत अच्छे से यूज़ होता है, और जो डेवलप्ड कंट्री है फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड भी अनइवन नहीं होता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें कंट्रीज़ लाइक इंडिया, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत हाईली अनइवन है, और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स के ओवर यूटिलाइजेशन का रिजल्ट बनता है। दिस हैज़ लेड टू अ ड्रास्टिक डिप्लेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इंडियन लोग जो है उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो अगर हम एग्जांपल लें सॉइल का, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल की वजह से जो हमारे इंडिया का जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करना पड़ रहा है फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, पर वो भी सॉइल इरोशन का कारण बनता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में वही करना है हमें। Thus, there is an urgent need to maintain a balance between population, resource planning, and conservation. Resources should be used judiciously, otherwise, mankind will have to suffer dire consequences. Over the last few decades, there has been a tremendous increase in concern for the conservation and management of resources, as there is a rapid depletion and need to be conserved. अब मैं इतना नहीं पढ़ने वाला, आगे मैं आपको पहले समझा दूँ अच्छे से कि देखो, जो नेचुरल रिसोर्स है उनको अगर हमने अच्छे से यूज़ नहीं किया तो मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा, जो कि हमारे जो क्योंकि हमारे जो लास्ट फ्यू डेकेड्स थे, यानी कि जो लास्ट कुछ साल थे, मतलब लास्ट कुछ 100-200 साल, उन लोगों ने ट्रेमेंडस इंक्रीज़ किया इन कॉन्सर्न फॉर द कंजर्वेशन। उन लोगों ने कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न रेज किया, एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स पर भी, एज दे रैपिडली डिप्लीटेड एंड नीड टू कंजर्व। और वो लोगों ने ये भी कहा कि हमारा जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको
कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो मैनकाइंड है वो नहीं बचने वाला। अब कंजर्वेशन मीन्स, अब देखिए यहाँ पे हमको कंजर्वेशन का डेफिनेशन भी मिल चुका है। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन क्या होता है, तो ये पूछे तो बोल देंगे कंजर्वेशन जो है वो सस्टेनेबल और ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट merely फॉर अस। ये बहुत अच्छी बात कही है इन लोगों ने। दे ऑल्सो बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशंस, thus it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. Resource development of technology, human skill and population control is essential for long-term sustainability of the natural resources. अब देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, जहाँ से हमको कंजर्वेशन का मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पैराग्राफ है। इसको एकदम पढ़ लेना, घोल के पी जाना, ठीक है। इसमें बताया क्या गया है, कंजर्वेशन का मीनिंग तो मैंने समझा दिया। यहाँ पे बोला गया है कि हमें ये हम रियलाइज़ करना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्स है और जो नेचर है, ठीक है, वो हमारे लिए नहीं है पूरा, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बिलोंग करता है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम एफिशिएंटली यूज़ करें और उनका जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करें। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी करें, ह्यूमन स्किल को इम्प्रूव करें और पॉपुलेशन कंट्रोल करें। फॉर अ लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए ये तीनों फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का। वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर आवर subsistence of life on the planet, else the ecological balance will be disturbed. Our earth is the only habitable planet, so spread awareness for saving earth for future restoration. For 5 R's, i.e. reduce, recycle, reduce, reuse, recycle, refuse and rethink। यार हमेशा एक एक आर जोड़ते जा रही है तो हर क्लास में, कोई बात नहीं। वी यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। ठीक है, ये इस पैराग्राफ का ये ऊपर वाले पैराग्राफ जैसा ही मीनिंग है कि अगर हम लोग को अगर नहीं, हम लोग को एक सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलप करना होगा एक सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इस प्लैनेट पर, क्योंकि नहीं तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और आवर अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है अर्थ, इस ये वन एंड ओनली हैबिटेबल प्लैनेट है जो अभी हमें मिला है। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ। तो हमें जो है अवेयरनेस स्प्रेड करना है अर्थ को सेव करने के लिए फ्यूचर डिस्ट्रक्शन से। फॉलो 5 R's, जो 5 R's है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़, रीथिंक। इन लोग को अच्छे से यूटिलाइज करें और यूज़ ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। आप नीड के हिसाब से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, ग्रीड के हिसाब से नहीं। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। वाह, ऑर्डर दे के चला गया। थैंक यू गाइस, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर को यहाँ फिनिश कर दिया है। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर का जो है आपको एक्सरसाइज करके दे देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।